हेलो टू ऑल, दिस इज अतुल यादव और फैक्ट चेक 2.0 पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जनरल नॉलेज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। इस पूरी एंटायर सीरीज के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। बात करें अगर एसएससी सीपीओ 2019 की, तो 9 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन, विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामाइन इश्यूज इन सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कौन से कमीशन का गठन किया गया था? तो उसका सही उत्तर है सरकारीय कमीशन। यहां से हम देखेंगे कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कमीशंस बनते हैं उन सभी कमीशंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन की लिस्ट में पहला है द एटिक्सन कमीशन 1886। इसे पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोला जाता है, जो सेटअप किया गया था 1886 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर चार्ल्स अम्फर्सन एटिक्सन। इस कमीशन को सेटअप किया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य था रिफॉर्म्स इन इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए रिकमेंडेशंस देना। और इन्होंने 3 से 4 रिकमेंडेशन दी थी, जिसके अंदर मुख्य तौर पर इन्होंने कहा था कि 23 साल आयु कर दी जानी चाहिए इंडियन सिविल सर्विसेज के एंट्री के लिए, मैक्सिमम एज। और उसके बाद स्टैच्यूरी सिविल सर्विसेज को, इन्हीं की रिकमेंडेशन में जो स्टैच्यूरी सिविल सर्विसेज था उसको हटाने की बात की गई थी कि स्टैच्यूरी सिविल सर्विसेज को समाप्त कर दिया जाए। बात करें अगर वॉरेन हेस्टिंग की, तो अगर सिविल सर्विसेज की बात चल रही है तो हमें नहीं भूलना चाहिए वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग ही है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की नींव रखी थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो उसका सही जवाब होगा चार्ल्स कॉर्नवेलिस। चार्ल्स कॉर्नवेलिस इज द राइट आंसर फॉर फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। इन्होंने सिविल सर्विसेज को 2 भागों में बांट दिया था। पहला था कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज। कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज जिसके अंदर सिर्फ गोरे ही सिविल सर्विसेज कर पाएंगे, वाइट पीपल्स, सिविल सर्विसेज फॉर ओनली वाइट पीपल। और अनकॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज जिसके अंदर भारतीय जो हैं उनको इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने की मंजूरी मिलेगी। बात करें अगर, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, जी हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया था। और चार्ल्स कॉर्नवेलिस के बारे में बता दूं आपको एक और फैक्ट, ये जो चार्ल्स कॉर्नवेलिस थे यही इंग्लिश जो ब्रिटिश जो आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1792 के अंदर थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर के अंदर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी की जो है वो सेनापति थे ये, और इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया था जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन किया था। तो क्वेश्चन ये भी आया था एग्जाम में कि जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने साइन की थी? तो उसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवेलिस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको इन्हें याद रखना है साथ के साथ। नेक्स्ट कमीशन की बात करें तो नेक्स्ट कमीशन है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, जो कि 1964 से 66 में रहा था और पॉपुलरली इसे कोठारी कमीशन बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए और किस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर जो है इंडिया का उसे इम्प्रूव किया जा सके और कैसे इवोल्व किया जा सके एक जनरल पैटर्न फॉर एजुकेशन और एडवाइस, गाइडलाइंस और पॉलिसीज के बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए, जो कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हो सके। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, करीब 23 रिकमेंडेशंस दिए थे इन्होंने, और जिसके अंदर से एक रिकमेंडेशन था 10+2+3 लेवल। जी हाँ, इन्होंने ही बताया कि 10+2+3 को एक बेसिक जो पैटर्न है वो रखा जाएगा भारत के अंदर, जिसके अंदर 10वीं, 12वीं और उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन होगी। नेक्स्ट बात करें राधा कृष्णन कमीशन।
इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, जो कि 1948 और 49 में सेटअप किया गया था। ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1952 टू 1962। 1952 से 1962 तक ये पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं 1962 से 67 तक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के लीडरशिप के अंदर ये राधाकृष्णन कमीशन का गठन हुआ, और इस गठन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। तो ये इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इनमें से कौन से कमीशन के द्वारा हुआ था? तो उसका सही उत्तर होगा राधाकृष्णन कमीशन। नेक्स्ट है जस्टिस A.K. माथुर कमीशन, और इसे 7th सेंट्रल पे कमीशन भी बोला जाता है। ये हेड किया था जस्टिस A.K. माथुर ने, और इन्होंने रिकमेंड किया था 23.55% हाइक सीधा पे अलाउंस के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अंदर। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सीधी जो पे है वो 23.55% हाइक कर गई थी जस्टिस 7th पे CPC के बाद। और इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का भी जिक्र हुआ इसके अंदर, और 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू हो गई है जस्टिस A.K. माथुर की 7th CPC के बाद। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जो है ये थोड़ा सा विरोधाभास रहा ही है हमेशा कमीशन, और इसे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी बोला जाता है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में ऑन 1 जनवरी 1979 बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि किसकी प्राइम मिनिस्ट्री के अंदर मंडल कमीशन का गठन हुआ था, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोरारजी देसाई विद अ मैंडेट। और इसका मुख्य कारण क्या था? इस कमीशन का गठन का कारण यह था कि आइडेंटिफाई करना है सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है इंडिया के अंदर। तो यहां से इसी कमीशन के द्वारा ओबीसी का कॉन्सेप्ट आया, और इस कमीशन में इन्होंने बताया कि करीब जो भारत की पॉपुलेशन है उसका 52% हिस्सा 52% जो पॉपुलेशन है भारत की, उसे रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, और उसको रखा गया ओबीसी कैटेगरी के अंडर, उसे रखा गया अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर। और यहां से ओबीसी को मिला कुल 27% रिजर्वेशन, और अब टोटल जो रिजर्वेशन था एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी को मिलाकर वो बढ़कर हो गया था 49%। इसके बाद बहुत दंगे भड़के और युवाओं ने बहुत आक्रोश दिखाया, लेकिन फिर भी 1992 के अंदर, जी हां 1992 के अंदर अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ वीपी सिंह ने इन्होंने 1990 में इसे लागू किया था कि भाई 1990 के अंदर ओबीसी को जो है वो आप जो है ओबीसी के लिए इन्होंने रिजर्वेशन पारित कर दिया था। लेकिन जब दंगे भड़के तो इन्होंने उसे बढ़ाकर उस टाइम उसे वापस ले लिया, लेकिन फिर भी 1992 के अंदर ये वापस एक कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मान ली गई अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ वीपी सिंह। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नानावती कमीशन। नानावती कमीशन, इसे जस्टिस जीटी नानावती कमीशन के द्वारा हेड किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, और ये 1 मैन कमीशन हेडेड था बाय जस्टिस जीटी नानावती, और ये अपॉइंट किया था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गवर्नमेंट ने इन मई 2000। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो इनोसेंट सिख्स की जो किलिंग हुई थी 1984 1984 के जो सिख दंगे थे उसके बारे में जांच करे और रिपोर्ट सौंपे एनडीए को कि बताए कि कौन कौन जो है इसके अंदर मुख्य आरोपी हैं और दोषी हैं। इसकी रिपोर्ट, इस कमीशन को जब गठित किया गया था तो ये रिपोर्ट मांगी गई थी उससे 6 महीने के अंदर, लेकिन इसकी रिपोर्ट आई करीब 5 साल के बाद, जिसमें भी कुछ खास फैसला नहीं हो पाया। और इस रिपोर्ट के अंदर जो कांग्रेसी हैं जगदीश टाइटलर, उनको दोषी बताया गया था, प्रोबेबली दोषी बताया गया था, और उन्हें इसकी वजह से उन्हें रिजाइन देना पड़ा। और एमपी जो है वो संजय कुमार, वो भी काफ़ी इसके अंदर वो रहे हैं। नानावती मेहता कमीशन नेक्स्ट है, नानावती मेहता कमीशन 2002। नानावती मेहता कमीशन जो है ये कमीशन भी जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किया गया था, और गोधरा ट्रेन बर्निंग जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में ये सेटअप किया था। इसका जो मैंडेट था बाद में इसे बदल दिया गया। उसके बाद इन्होंने 2002 गुजरात राइट्स के बारे में भी इसी कमीशन को बैठा दिया गया था, गठित किया गया था, इसे रीअपॉइंट किया गया था इसकी जानकारी देने के लिए भी साथ साथ। तो एक एडिशनल ऐड हो गया था इसके अंदर 2002 गुजरात राइट्स भी। 6 मार्च 2002 को अपॉइंट किया था विद केजी साहा, रिटायर्ड गुजरात हाई कोर्ट जज।
तो सबसे पहले जो ये जो कमीशन गठन हुआ था उस टाइम जो ये थे वो थे केजी शाह थे, इसको जो हेड कर रहे थे इस कमीशन को। बाद में जब इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो जीटी नानावती, जी हाँ ये वही जीटी नानावती है जो हमने पहले पढ़ा था नानावती के बारे में, जो ये तो सेम जो पर्सन है वो दो कमीशन को चला रहे थे उस टाइम। एक तो था एनडीए गवर्नमेंट का 1984 सिख दंगों के बारे में, और जो 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात के उनको भी हेड, उनकी कमीशन को भी हेड कर रहे थे सेम जीटी नानावती। लेकिन शुरुआत में यहां पर थे केजी शाह जो कि गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन की देखें तो सरकारिया कमीशन सेटअप किया गया था 1983 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे सेटअप किया गया था, जो जिसका क्वेश्चन सीपीओ 2019 में भी आया था, वो हमने अभी देखा था शुरू में ही। तो इसका मेन रीजन था ये सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को एग्जामाइन करना था, पोर्टफोलियोज को सजेस्ट करना था कि किसको कितना चार्ज मिले, और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कमीशन का नाम जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के ऊपर पड़ा था, जो कि चेयरमैन थे कमीशन के और रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद बात करें बलवंत राय मेहता कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है। बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कमेटी ओरिजिनली अपॉइंट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 जनवरी 1957 के अंदर, टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को एग्जामाइन करने के लिए कि कैसे जो डेवलपमेंट है वो रूट लेवल तक पहुंचाया जा सके। इस कमीशन की जो मुख्य बातें थी वो कमेटी की जो थी सबमिट इन्होंने की थी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 के अंदर, और इन्होंने रिकमेंड किया था द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इन्होंने इसका नाम दिया था द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जी हाँ, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना, जिसे फाइनली बाद में पंचायती राज नाम दिया गया। और इनका मेन एम था जो पंचायत राज सिस्टम था उसे सेटल करना और लोकल प्रॉब्लम्स को लोकली ही सोल्व कर देना, मेक द पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस, पीपल्स को पॉलिटिकली कॉन्शियस बनाना और पंचायत राज सिस्टम को ग्रास रूट लेवल पर लेके आना, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर कमेंट लाइक, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहें। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।